कैसा रह रहा है? अकेला रह रहा है। चेंज हो जाती है, मींस ऑफ सेल्स बना लिया और ये कहलाया। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बेटा, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है बेटा। मैम वाज लिटिल क्या कहेंगे, सो मच बिजी। तो आज फिर से अब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे बेटा, है ना। स्टार्टिंग मतलब पॉइंट 1, और अपने नीट के केस में स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? 11th, और 11th का अपना जोलॉजी का पहला चैप्टर एनिमल किंगडम। तो बेटा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हमारा एग्जाम, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसमें से तुमको हम कैसे समझा सकते हैं इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा, बिना कोई देर किए। चलो यहाँ पे मैम पहला एनिमल किंगडम के पहले पैराग्राफ के साथ, तो देखो अब देखो एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। देखो, व्हेन यू लुक अराउंड, जब तुम चारों तरफ देखते हो, हाँ भैया बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। सही बात है। अपन सुबह निकले बेटा, तो बाहर से वो शगुन वाली नहीं, सॉरी शगुन नहीं, अपशगुन वाली बिल्ली रास्ता काट जाती, हमने बिल्ली देख ली। हम सुबह किचन में गए, हमने कॉकरोच देख लिया, ठीक है। फिर थोड़ी दूर चले तो कई सारे डॉगी घूम रहे थे, वो देख लिए, ठीक है। फिर घर में गर्मियों में हमारी दीवारों पर छिप्पो चल रही थी, छिप्पो यू नो, छिपकली, है ना। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे क्या देखते रहते हैं? एनिमल्स, है ना। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी पहचानी है कि जब तुम चारों तरफ देखोगे तो एनिमल्स नजर आएंगे। बहुत बढ़िया। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। बिल्कुल सही बात, अब तक बहुत सारी एनिमल स्पीशीज उनको क्लासिफाइड किया जा चुका है, उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बेटा बहुत सारी ऐसी एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं जिन तक अपन नहीं पहुंच पाए, ठीक है। चलो, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। बिल्कुल सही बात। जैसे कि जब स्टार्टिंग हुई होगी तो देखा गया, अच्छा ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है। कैटेगराइज कैसे किया? एनिमल किंगडम माने जैसे पहले राजा महाराजा नहीं होते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य है ना, पूरा उनका किंगडम है, साम्राज्य है, एक राजा है, ठीक है। अब देखो, राजा का जो दरबार होता था वहां पर भी क्या था? क्लासिफिकेशन। बोले ना, तुम मंत्री हो, तुम दरबान हो, खड़े रहोगे वहां पर लेकर के, क्या वो बाला जैसा लिए खड़े रहते थे, है ना। फिर क्या हुआ बाद में? फिर देखो, ऐसे साइंटिस्ट सुबह सुबह उठा, बोले अच्छा एनिमल्स को अलग करेंगे, प्लांट्स को अलग करेंगे, वायरस बैक्टीरिया ये जितने भी हैं इनको सबको अलग करेंगे, फंजाई को अलग करेंगे। तो क्या किया? पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे एनिमल्स को, सारे प्लांट्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को अलग अलग रख दिया। फिर साइंटिस्ट अगले दिन फिर सो के उठा, बोले ना जी ना, अब तो अपन फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए क्या बचा? बोले अच्छा अब तो हम ये देखेंगे कि किन में रीढ़ की हड्डी है, किन में रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं थी उनको एक तरफ किया, जिनमें नोटोकॉर्ड थी उनको मतलब कहने का कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जिनके बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया अलग अलग। कुछ ऐसे थे जमीन पर रह रहे हैं, अब बोले अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम टेरेस्ट्रियल। कुछ ऐसे हैं जो पानी में रह रहे हैं, बोले ठीक है तुम्हारा नाम एक्वाटिक, है ना। तो कई सारे यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, जिसके बेस पर अपन डिसाइड करेंगे कि एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो शुरू किया जाए? चलो बेटा शुरू करते हैं। अगला क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वही जिसके बारे में अभी हम उतनी देर से बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे, किस बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। तो देखो जरा बेटा, in spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals। ठीक है, फंडामेंटल फीचर्स है, इस कीवर्ड को तुम ध्यान रखोगे। इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही बात है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखेंगे कैसा है। सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सिंगल सेल होगा तो उसे अलग जगह दी गई है ना। लेकिन जितना एनिमल किंगडम में है वो सारे के सारे कैसे? मल्टी सेलुलर। लेकिन उसमें भी सेल्स एक साथ रह रही हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर रही, या फिर एक दूसरे की मदद कर रही हैं, टिश्यू बन गई हैं, इन सबको देखना है। बॉडी सिमेट्री कैसी है? नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम है कि सीलोम नहीं है, और सीलोम है भी तो वो ट्रू सीलोम है कि स्यूडो सीलोम है, इस पे भी देखना है, ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
पैटर्न ऑफ डाइजेशन, बोले हाँ डाइजेशन तो एक ही तरह से होता है, खाना खा लो खाना पचा लो, बोले निपट गए हो गया डाइजेशन। ना जी ना, ऐसा नहीं होता। डाइजेशन में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें खाना सेल्स के अंदर घुस जाता है और फिर सेल डाइजेशन वहां पे होता है, उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन अपन बेटा अपन अपना क्या है, सेल से क्या आ जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और खाना कहाँ डाइजेस्ट होगा, बाहर ल्यूमेन में, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, चलो भाई इन सभी फीचर्स को हम मानेंगे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इन्होंने पहला बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलो चलते हैं। सबसे पहले क्या था, देखो जरा, सबसे पहले वहां पर हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट, इसके बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया मेरे बालकों। समझ पा रहे हो? तो देखो जरा हैबिटाट क्या है, समझो इस बात को। हैबिटाट वो जगह है जहां पर कोई भी एनिमल रह रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, हैबिटाट हो सकता है एक्वेटिक, यानी कि बेटा अपन पानी में रहेंगे। हैबिटाट हो सकता है टेरेस्ट्रियल, यानी कि बेटा अपन कहाँ रहेंगे, धरती पे रहेंगे। समझ पा रहे हो? अब देखो एक्वाटिक में, देखो एक्वाटिक में कितने ऑप्शंस हैं। एक्वाटिक में हो सकता है बेटा वो प्यारा सा एनिमल कहाँ रहता हो, फ्रेश वाटर में, नदियों में रहेगा, तालाब में रहेगा, है ना। तो जहां का पानी खारा नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर, है ना। डोंट वरी बेटा, माइंड मत करना, मैम को खांसी आ रही है। फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है। दूसरे समुद्र में रहने वाले मैरीन वाटर एनिमल्स, है ना बेटा, मैरीन वाटर एनिमल्स, ठीक है। अब तो ये एक्वाटिक की बात की। अब बोले टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में भी ऑप्शन, बिल्कुल। टेरेस्ट्रियल में कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, क्या कहते हैं, कर्सोरियल। कर्सोरियल जैसे कि तुम्हारा कॉकरोच बहुत तेज भागता है ना बेटा। तुम रात में उठे 2 बजे मैगी बनाने के लिए, कहाँ गए, किचन में, वहां पे कॉकरोच अपना पार्टी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें देखा, बोले अच्छा ये इंसान मुझे डिस्टर्ब करना है, वो फटाफट भागा बहुत तेज। क्या वो धीरे भागता है, ना जी ना, बहुत तेज भागता है, कर्सोरियल, है ना। फिर ऐसे जो कहाँ रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, बरोइंग एनिमल, बरोइंग एनिमल, ठीक है, फोसोरियल भी बोलते हैं। और उसके बाद कौन से आएंगे, जो दीवारों पे चलते हैं, जैसे कि तुम्हारी छिपकली, है ना, स्केंसोरियल, ठीक है। उसके बाद बेटा धरती पे जगह नहीं बची तो क्या हुआ, पेड़ों पे चढ़ गए रहने के लिए, आर्बोरियल, जैसे कि बंदर, जैसे कि गिलहरी, स्क्वेरल। अंग्रेज बच्चे भी है ना मेरी क्लास में, अंग्रेज, स्क्वेरल, है ना। चलो अब देखो जरा, फिर कौन से आए, बोले अब पेड़ों पे भी जगह नहीं, अब कहाँ जाया जाए, बोले ना जी ना, अभी तो हवा खाली है, ऊपर वाला एनवायरनमेंट खाली है, अपन हवा में उड़ेंगे, ठीक है। तो एरियल, कैसे, एरियल जैसे कि तुम्हारी चिड़िया, लिख देते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलो इसमें हो गया बर्ड, इसमें हो गया मंकी, और इसमें हो गया स्क्वेरल, ठीक है। और स्केंसोरियल में हो गया तुम्हारा लिजार्ड, और बरोइंग में कौन हो गया बेटा, मोल रैट, बहुत बढ़िया, ठीक है, मोल रैट। और कर्सोरियल में हो गया तुम्हारा कॉकरोच। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो भाई फ्रेश वाटर में किसको लिख दें, फ्रेश वाटर फिशेस को लिख दें, है ना, फ्रेश वाटर फिशेस, जैसे कि अपनी प्यारी सी रोहू, है ना, रोहू। और मराइन वाटर में नो डाउट मराइन वाटर फिशेस, मराइन वाटर फिशेस लिख दिया हमने, मराइन वाटर फिशेस। और लेकिन हम कहेंगे अब तो अपन को एग्जाम्पल चाहिए बेटा, एग्जाम्पल चाहिए, तुरंत लिख देंगे बेटा, शार्क, शार्क, है ना। शार्क हमारी फिश है, कहाँ रहती है, समुद्र में। और कैसी होती है, शिकारी मछली, है ना, प्रेडेशियस फिश। जितनी भी कार्टिलेजिनस होती है वो सारी की सारी प्रेडेशियस होती है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये था कुछ हैबिट एंड हैबिटाट के बेस पे, ठीक है। अब हैबिटाट तो डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं कि हैबिट क्या होगी बेटा, ठीक है। तो हैबिट के बेस पर, हैबिट इंसान के रहने की आदत, क्या वो अकेले रहना चाहता है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में एक शब्द बड़ा चल रहा है, इंट्रोवर्ट। बोले यार बड़े इंट्रोवर्ट हो,
वो इंसान बड़ा इंट्रोवर्ट है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। तो व्हाट इज इंट्रोवर्ट, मतलब वो इंसान अकेला रहना पसंद करता है। कैसे पसंद करता है? अकेला रहना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो जो अकेला घूम रहा है दैट इज सॉलिटरी एनिमल। कैसा? सॉलिटरी एनिमल। समझ पा रहे हो कैसा रह रहा है? अकेला रह रहा है, ठीक है। और जो साथ में रह रहा है दैट इज कॉलोनियल एनिमल। कॉलोनियल एनिमल। लेकिन बेटा साथ में रहने के भी दो ऑप्शन होते हैं। तुम किसी के साथ रह रहे हो लेकिन उसकी पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। बेटा क्या घोंप रहे हो? छुरा घोंप रहे हो। तो देखो जरा, क्या तुम साथ रह के उसकी मदद कर रहे हो? ना जी ना, मदद नहीं कर रहे। जैसे ही सामने वाले को जरूरत पड़ी तुमने ऐसे यूं यूं करके मुंह फेर लिया, ठीक है। क्या बात ठीक है ना? तो जैसे कि जो होती है ना बेटा लोकस्ट, टिड्डी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अंग्रेज बच्चे पढ़ ले बेटा, लोकस्ट है ना। तो लोकस्ट कैसे होते हैं? वो रहते तो बहुत सारे झुंड में है, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आए ना ना जी ना, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, अपन इधर तुम जाओ उधर, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे की कोई भी सहायता नहीं करते, ठीक है। लेकिन देखो बेटा हनी बी, देखो बेटा आंट्स, आंट्स है ना, सारी की सारी ग्रुप में चलती हैं। आगे वाली इधर जा रही तो पीछे वाली भी उसके पीछे पीछे ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते भी हैं और समय आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं आपस में। कॉलोनी में जितना भी काम है उस काम को आपस में बांट लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल एनिमल। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल एनिमल, ठीक है। चलो, तो कॉलोनियल एनिमल जैसे कि अपनी प्यारी प्यारी चींटियां और हमारी प्यारी सी हनी बी, ठीक है। सॉलिटरी में जैसे कि लोकस्ट यानी कि टिड्डी, जो खेतों पर अटैक करके सारी की सारी फसल को बर्बाद कर देती है, ठीक है। अब देखो जो मक्कार है, जो मक्कार है यानी कि सॉलिटरी एनिमल लोकस, अच्छा गलत हो गया, ओके बेटा कोई बात नहीं। सॉलिटरी यानी कि जो अकेला रहेगा, छोटा छोटा मिटाएंगे। अकेला कौन रहता है? जैसे कि राइनो, राइनो माने गेंडा, वो जिसके नाक पे सींग होता है ना, वो वाला। अब देखो जो साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं ग्रीगेरियस। क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस। और इसका एग्जांपल आ जाएगा लोकस्ट, इसका एग्जांपल आ जाएगा लोकस्ट, ठीक है। तो ये तो हुआ हैबिट एंड हैबिटाट के बेस पे हमारा क्लासिफिकेशन। इसी अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्या करा गया बेटा? क्लासिफाई। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो पहले जो एनिमल्स थे उनका बॉडी कैसा था? सिंगल सेल। जैसे कि तुमने देखा होगा अमीबा। अब तुम कहोगे ना अमीबा तो एनिमल नहीं है, ठीक है। काफी बाद में अमीबा को अलग किया गया, ठीक है। चलो अब देखो पहले बॉडी कैसी थी? यूनिसेलुलर। कैसी थी? यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, चीजें चेंज हुई। तुम सभी लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते होगे, ठीक है। चीजें चेंज हुई, फिर क्या हुआ? कई सारी सेल्स बेटा एक साथ आकर के रहने लगी। बोले हमने ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया और ये कहलाया एनिमल बॉडी। क्या कहलाया? एनिमल बॉडी, ठीक है। लेकिन अभी भी सेल्स में आपस में भाईचारा नहीं बना हुआ था, ठीक है। भाईचारा नहीं बना है, आपस में एक दूसरे की कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सेल अपना सारा काम खुद कर रही है, ठीक है। जैसे कि तुमने कोई रूम लिया, तुम पढ़ाई करने दूसरी जगह गए, दूसरे शहर गए, वहां पे तुमने रूम लिया। अब उस रूम में बताओ तुम अपना खाना भी खुद ही बना रहे हो, तुम बर्तन भी खुद ही धुल रहे हो, तुम कपड़े भी साफ कर रहे हो, कपड़े प्रेस भी कर रहे हो, चाय भी खुद ही बना रहे हो और वो चाय बनाने वाला पतीला भी खुद ही साफ कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ सारा का सारा काम तुम्हें करना पड़ रहा है। तो बताओ काम का बंटवारा, और काम के बंटवारे को अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो बताओ डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल अपने मिनिमम लेवल पर है, हाँ कि ना? बिल्कुल भी काम का बंटवारा नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस एक सेल सारा काम खुद ही कर रही है, माने तुम रूम में अकेले हो, सारा काम खुद ही कर रहे हो। तो बताओ तुम्हारे ऊपर बर्डन ज्यादा है कि कम है?
बताओ, बर्डन बहुत ज्यादा है ना। तो जब सेल एक साथ रहती हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करती, अपना सारा काम वो खुद करती हैं, तो काम का बंटवारा यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल मिनिमम लेवल पर होता है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर है। लेकिन दूसरी तरफ एक सेल के पास काम करने का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो एक सेल के पास क्या है, सेल बर्डन बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो जरा सेल्स आपस में इकट्ठा है लेकिन मदद नहीं कर रहे, तो कहेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहां पर जो तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर ये बिल्कुल मिनिमम लेवल पर होगा, और सेल के पास जो उसका बर्डन है काम करने का वो एकदम मैक्सिमम लेवल पर होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर सेल्स ने समझदारी दिखाई, बोली बहुत काम करना पड़ रहा है ना। ऐसा करते हैं, ऑर्गन्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स। और एक ऑर्गन में एक ही टाइप की सेल्स होती है मेरे बच्चों, ये तुम जानते हो, है ना। तो ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो इन सभी सेल्स का काम है एक ही तरीके का काम करना, तो बताओ काम का बंटवारा हो गया? बोले एक ही काम करना है, माने अब तुम्हारे रूम में कोई रूममेट आ चुका है ना। अब अगर ना जी ना, मैं तो बर्तन साफ करूंगा, खाना तुम बना लेना, तो बताओ काम का बंटवारा हुआ? यस। तुम्हारा बर्डन कम हुआ? यस, है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा और सेल का बर्डन कम हुआ। ठीक है, फिर कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारे पास मान लिया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? किडनीज है ना, यूरेटर्स है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रल मीएटस है। ठीक है, सबका काम अलग अलग, सबका काम अलग अलग। किडनी के पास काम है भैया छान के भेजते रहो। यूरेटर बोलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छना हुआ यूरिन उठा करके कहाँ पहुंचा देंगे? ब्लैडर में, बस अपना काम खत्म। ब्लैडर ने कहा ना जी ना, मैं तो सिर्फ स्टोर करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और यूरेथ्रा ने कहा कि जब मेरे पास सिग्नल आएगा, जब स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, तब अपन यूरिन को बाहर पास करा देंगे, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। तो कई सारे ऑर्गन्स ने मिलकर के आपस में एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया, तो बताओ काम का बंटवारा बढ़ गया है ना एकदम पूरा सारा। बोले अपना अपना काम पकड़ो, है ना। और एक ऑर्गन के ऊपर जो बर्डन था वो भी क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो जब फिर से एवोल्यूशन हुआ तो बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? ठीक है, अब देखो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये उससे डेवलप है, ये उससे डेवलप्ड है, और ये उससे डेवलप्ड है। इसे कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो कितने हैं बेटा? 4। नंबर 1 सेलुलर, नंबर 2 टिश्यू। अच्छा ओके, यहाँ पे एक और आएगा टिश्यू। ये हो गया नंबर 2। कई सारे टिश्यूज ने मिलकर के क्या बनाया? ऑर्गन। और नंबर 4 पे कौन आ गया? ऑर्गन सिस्टम। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी। देखो जरा तो ऑल द मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। बिल्कुल सही बात, सारे के सारे कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, इन स्पॉन्जेस क्या है? स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस हैं तुम्हारे पॉरीफेरा के एनिमल्स। ठीक है, स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट्स क्या कह रहे हैं? सेल एग्रीगेट माने सेल का इकट्ठा होना, उसे कहते हैं सेल एग्रीगेट। घबराने का नहीं बेटा, भारी अंग्रेजी सुन के घबराने का नहीं। ठीक है, तो सेल्स आर अरेंज्ड एंड, ठीक है, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल। बिल्कुल सही बात, अभी हमने पढ़ा। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स।
In Coelenterata, the arrangement of cell is more complex. Here the cell performing the same function are arranged into tissues, है ना। और इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, Coelenterata, ठीक है, बहुत बढ़िया। Hence its tissue level of organization still higher level of that is organ level, बहुत बढ़िया, जैसे कि platyhelminthes and then group together to form each specialized cell for a particular function in animals like Annelida, Arthropoda or Mollusca. Echinodermata and Chordata organs have associated to form functional system, ठीक है, सिस्टम को ही अपन बोल रहे हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, हाँ ये लिखा है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि अपने का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिंथेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। अच्छा ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ठीक है, हाँ। एंड हैंस ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स माउथ एंड एनस, सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने बताया, टू टाइप्स, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, ठीक है, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो जरा हमारे पास कितने टाइप के हो गए फाइनली, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो कह रहे हैं नंबर 1 सेलुलर, ठीक है, नंबर 2 टिश्यू लेवल जैसे कि हमने पढ़ा, नंबर 3 ऑर्गन लेवल, और नंबर 4 कौन सा हो गया, हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। आई बात समझ, लगी बात समझ, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, समझ में लगी बात, ठीक है। अब देखो इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये मिलता है, और क्यों इसे कंप्लीट कहते हैं, क्यों इसे इनकम्प्लीट कहते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है, इधर लिखेंगे इनकम्प्लीट, इधर लिखेंगे कंप्लीट, ठीक। इनकम्प्लीट में क्या होगा, जैसे कि माना ये एनिमल बॉडी है और इसमें एक ही पोर होगा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, यहीं से खाना खाएंगे माने इंजेशन, ठीक है। अंदर हो गया डाइजेशन, क्या हो गया डाइजेशन, और फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट, शुद्ध भाषा में कहे तो स्टूल, और विदेशी भाषा में कहो तो पॉटी, है ना, इसी पोर से बाहर निकलेगी, यानी कि इजेशन। कितना गंदा एनिमल है, एक ही पोर से खाना खा रहा है और वहीं से पॉटी कर रहा है, ठीक है। तो देखो जरा एनिमल एलिमेंट्री कैनाल में कितने पोर्स होंगे, एक पोर होगा, कितने होंगे, एक, इसीलिए क्या कह दिया, इनकम्प्लीट। अब अपन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा कोई भी मेरी ड्राइंग पे जज नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। ये आहा, ये है अपन का माउथ, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत ड्राइंग मैम करते हुए। चलो अब देखो जरा, यहां से माउथ से खाना खाए, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से कहाँ गया, ईसोफेगस में, ईसोफेगस नीचे गया, और ईसोफेगस से स्टमक में गया, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को मिक्स करके ही बना देते हैं, और फिर रेक्टम में स्टोर हुआ और एनस से बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया, माउथ, यहाँ से अपन इंजेशन यानी कि खाना खाएंगे, और ये क्या हो गया, एनस, यहाँ से अपन इजेशन यानी कि पॉटी करेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ से माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये सभी को मालूम होगा आई होप, ठीक है। तो देखो जरा एलिमेंट्री कैनाल में कितने पोर्स हैं, पोर नंबर 1 खाने के लिए, पोर नंबर 2 पॉटी करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको कहते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी बात, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को ब्लाइंड सैक कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ये क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, समझ पा रहे हो,
तो बताओ समझ में लगा हाँ कि ना? समझ में लगा तो चलो पढ़ते हैं। देखो जरा, for example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside that serve as both mouth and anus, खाना खाने के लिए भी और undigested waste बाहर निकालने के लिए भी। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट, एक ही पोर होगा, है ना। फिर कह रहे हैं अच्छा कंप्लीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि इसमें कितनी ओपनिंग्स हैं? 2 ओपनिंग्स, जिसको अलग अलग क्या कहते हैं? माउथ और एनस। फिर अगली लाइन में फिर कहते हैं, ये तुमसे पूछेंगे, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। अब 2 टाइप्स में ये क्या बताते हैं, चलो जल्दी देख लेते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। पहला कह रहे हैं ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। चलो बेटा पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप का बना लिया मैम ने, ओपन एंड दूसरा क्लोज, ठीक है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन होगा तो उसमें हमने मान लिया कि ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट, और यहीं से एक आयोटा निकलेगा और ऊपर क्या होगा? ओपन साइनस। क्या होगा? ओपन साइनस। और अब आगे कोई भी ब्लड वेसल नहीं, हार्ट ने पंप किया ब्लड खट 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 ऊपर गया, और ये साइनस कैसा है? ओपन। यहां से ब्लड नीचे गिरेगा, डायरेक्ट नीचे गिरेगा, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, ठीक है। और क्या होगा? और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ऑर्गन्स, जिनको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? ब्लड। और हम कहते हैं कि ये ऑर्गन्स ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बिल्कुल सही बात है। क्लोज में क्या होगा? क्लोज में होगा हार्ट। क्या होगा? हार्ट। अब हार्ट से आर्टरी जाएगी, कौन जाएगा? आर्टरी। ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से बाहर निकलती हैं उन्हें अपन आर्टरी कहते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आर्टरीज कैपिलरीज में चेंज होती हैं। कैपिलरीज बिल्कुल फाइन आर्टरीज हैं, ठीक है। और कैपिलरी के ही कांटेक्ट में होते हैं हमारे ऑर्गन्स। कौन होते हैं? ऑर्गन्स। और जिस पॉइंट पर कैपिलरीज ने ऑक्सीजन दे दी और CO2 ले ली, वहीं पर ये चेंज हो जाती है वेन्स में, और कई सारी वेन्यूज मिलकर के एक वेन बनाती है जो एज अ वेना केवा किस में ओपन होता है? हार्ट में। किस में ओपन होता है? हार्ट में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो क्या ऑर्गन ब्लड इसके अंदर है, ये ब्लड ये ब्लड ये ब्लड ये ब्लड ये क्या ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है मेरे बच्चों? नहीं है ना। ब्लड ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ब्लड क्लोज है। किसके अंदर क्लोज है? ब्लड वेसल्स के अंदर। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसी वजह से क्या कह दिया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट पंप करेगा, आर्टरी लेकर के जाएगी, ऑर्गन्स को देगी, वहां से CO2 उठाएगी और एज अ वेन वापस कहाँ जाएंगे? हार्ट में। तो ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर बहेगा, ये बाहर नहीं बहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed. टिश्यू नहा रहा है बेटा, टिश्यू नहा रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है। देखो देखो जरा, ये टिश्यू है, ये ब्लड में बात कर रहा है। ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी, लेकिन बता नहीं रही है। क्लोज में ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स, है ना। और सीरीज ऑफ वेसल्स यानी कि आर्टरीज, यानी कि वेन्स, यानी कि कैपिलरीज, जिनको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, वेरिंग डायमीटर्स, ये सारा हम लोग बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो वो है सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है? तो सिमेट्री है शेप। सिमेट्री क्या है? शेप। ठीक है, सिमेट्री के बेस पर 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो एसिमेट्रिक, जिनकी बॉडी का कोई शेप नहीं, कहीं भी उनका बॉडी जा रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे कि पॉलीफेरा के एनिमल्स। ठीक है, फिर कैसे होते हैं?
रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, जिनकी बॉडी ऐसे बिल्कुल सेंटर प्लेन पे उनके सारे ऑर्गन्स हैं। माने इसको हमने इधर से काटा, 2 इक्वल हिस्से मिले, इधर से काटा 2 इक्वल हिस्से मिले, इधर से काटा 2 इक्वल हिस्से मिले, और इधर से काटा 2 इक्वल हिस्से मिले, और इधर से काटा तो 2 इक्वल हिस्से मिले। माने ऐसा एनिमल बॉडी जिसको एक से ज्यादा प्लेन से कट करने पर उसके कितने हिस्से मिलेंगे? 2। उसे क्या कहेंगे? रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि प्लेन एक से ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखोगे। तीसरा क्या आता है? बाइलेटरल। जैसे कि अपन अब ह्यूमन बॉडी को जब तुम बीच से यूं करके पूरा नीचे तक काटोगे तभी एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक नॉस्ट्रिल इधर, एक नॉस्ट्रिल इधर, अदर लिप्स इधर, अदर लिप्स इधर, और एक पूरा धड़ इधर, एक इधर, और एक पैर इधर, एक हाथ इधर उधर। समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी को यहाँ पेट से कट कर दो, क्या ऊपर और नीचे के 2 जो हिस्से बनेंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे। क्या वो इक्वल हाफ कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? ठीक है। तो देखो जरा इंसेक्ट बॉडी बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 2 इसके सुंदर से पंख हैं, और ये है एंटीना, और ये है इसकी आंखें। ठीक है। अब देखो जरा, क्या इस इंसेक्ट को हमने ऐसे कट कर दिया तो क्या ये इंसेक्ट 2 बराबर हिस्सों में बटेगा? जी ना। सारे पंख और पैर ऊपर चले गए, एब्डोमेन नीचे आ गया, है ना। लेकिन अगर इस इंसेक्ट को हमने यूं कट किया तो देखो बराबर हिस्सा, ये पंख इधर, 3 पैर इधर, ये पंख इधर, 3 पैर इधर, एक एंटीना इधर, एक एंटीना उधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर। बाई माने 2, और जो प्रोड्यूस हुई सरफेस वो कौन सी है? लेटरल। कौन सी है? लेटरल। इसीलिए क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। तो कितने टाइप की सिमेट्री याद रखोगे? 3 टाइप की। चलो पढ़ते हैं। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. ठीक है। Sponges are asymmetrical, माने बॉडी का कोई शेप नहीं है नालायकों। ठीक है। अब देखो बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे दिखाए हैं ये। ठीक है। अब इसमें क्रैब को कट कर दिया, आधा जैसा पोर्शन इधर है वैसा ही पोर्शन इधर है। यहाँ पे अगर शीशा लगा दिया जाए तो जस्ट ऐसा ही दिखेगा। इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं? मिरर इमेज, है ना। चलो, एनी प्लेन दैट passes through the central axis equal halves. When any plane passing through central axis of the body divide the organism into 2 identical, माने मिरर इमेज वाले, माने मिरर इमेज वाले। ठीक है। इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ठीक है। देखो एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से काट दो तो 2 हिस्से मिलेंगे। 3 और 4 नहीं काट रहा बेटा। ठीक है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, माने लेटरल साइड्स, है ना। have only one plane exhibited bilateral symmetry, यानी कि इन्होंने भी 3 ही बताई है बेटा। 3 कहाँ पे है? जल्दी से देखो। पहला एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल, और तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। समझ पा रहे हो? और अगर यहाँ पे भाषा से नहीं समझ आ रहा तो तुम इसका मदद ले सकते हो। ठीक है। आगे बढ़े बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? ये होती हैं जर्म लेयर्स। क्या होती हैं? जर्म लेयर्स। अब देखो जर्म लेयर्स क्या है? चलो जर्म लेयर समझते हैं, फिर समझ आएगा। देखो जब भी एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म और ओवम बनेंगे। ठीक है। तो देखो स्पर्म और ओवम बनते हैं तो फिर एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट ने जब डेवलप किया तो एक कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं मॉर्यूला। क्या कहते हैं? मॉर्यूला। मॉर्यूला जब डेवलप करता है तो साइड साइड में सेल्स अरेंज हो जाती हैं और बीच में एक सेल मास बनता है, इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। ठीक है। अब जब ब्लास्टुला इन्वेजिनेट करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। जिसमें अंदर वाली लेयर
एंडोडर्म और बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म। ठीक है, कुछ एनिमल्स इतना ही काम करके रुक गए। ठीक है, इतना ही काम करके रुक गए बेटा, तो बाहर वाली को हमने कहा एक्टोडर्म और अंदर वाली को हमने कहा एंडोडर्म। बीच में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया मीजोग्लिया। क्या बोल दिया? मीजोग्लिया। ठीक है, कुछ एनिमल्स आलसी थे, बोले ना इससे आगे डेवलपमेंट नहीं, ना जी ना, अपना बस नहीं है, इससे आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिनमें नंबर 1 और नंबर 2 दो जर्म लेयर्स मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन नहीं, जो हायर एनिमल्स उन्होंने कहा ना जी ना, अपन तो आगे डेवलप करेंगे, तो उनका जो ग्रेस्ट्रुला जो ऐसे इन्वेजिनेट हुआ है, ठीक है, तो बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये मीजोग्लिया है, यहाँ पर भी अपन क्या बना लेंगे? सेल लेयर। क्या बना लेंगे? सेल लेयर। तो इसे उन्होंने कह दिया मीजोडर्म। क्या बोल दिया? मीजोडर्म। ये हो गई एक्टो और ये हो गई एंडो। तो जल्दी से बताओ कितनी जर्म लेयर है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ये हो गया अपना ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ लगी हाँ कि ना? ठीक है, बिल्कुल समझ लगी होगी। चलो पढ़ते हैं फिर अब। एनिमल्स इन विच the cells are arranged in 2 embryonic layers। हाँ ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स माने वही किसकी? गैस्ट्रुला की लेयर्स। An external ectoderm and an ectoderm are known as diploblastic। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, सीलेंट्रेटा। ठीक है, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया। मीजोग्लिया कौन सी है? वही बीच वाली, ये तो जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, इसे क्या कह रहे हैं बेटा? मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, है ना? ठीक है, दोज एनिमल्स in which the developing embryo has third germinal layer। तीसरी भी बना ली उन्होंने, कौन सी? मीजोडर्म। किसके बीच में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। उनको क्या कहते हैं अपन? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो माने 3, ट्राई माने 3 और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। दुनिया में इसके अलावा चौथी जर्म लेयर नहीं है ना? चौथी जर्म लेयर नहीं है बेटा। इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारा पूरा बॉडी ओरिजिनेट होता है। और जो तुम ह्यूमन फिजियो में पढ़ते रहते हो कि नहीं, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है, तो उसका मतलब यही है कि इन्हीं जर्म लेयर से वो सारे ऑर्गन्स ओरिजिनेट होकर के आए हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो फिर आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, जर्म लेयर्स तक। इसके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन लगाते रहेंगे। चैप्टर के बाद हम लोग फिर से आपस में क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। ठीक है, चलो, थैंक यू।